तो वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर नंबर 8 और हमारा सब्जेक्ट है भूगोल यानी कि ज्योग्राफी। पाठ का नाम है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। यानी कि भारत की जलवायु कैसी है, उसका वन्य जीव किस प्रकार के रहते हैं और यहाँ के वन्य प्राणी किस प्रकार के हैं। ठीक, भारत की वनस्पतियों के बारे में जानेंगे, जलवायु के बारे में जानेंगे और वन्य जीव के बारे में। छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आइएगा। देखिए यहाँ पे अगर आप इसका इंग्लिश नाम जानना चाहते हैं तो होगा इंडिया क्लाइमेट। ठीक ना, उसके बाद वेजिटेशन एंड यहाँ पे वाइल्ड लाइफ। ठीक, उस अब आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं, कोई ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे आपका। देखिए समय में हम बहुत सारा चीज़ सीखते गए हैं और पहला आज हम हमारा क्वेश्चन रहेगा मौसम यानी कि वेदर। तो मौसम किसे कहते हैं? मौसम किसे कहते हैं? वायुमंडल में होने वाले दिन प्रतिदिन का परिवर्तन मौसम कहलाता है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में, वायुमंडल जो हमारा वायुमंडल है चारों ओर का, यहाँ पे दिन प्रतिदिन जो परिवर्तन होता है यही मौसम है। समझ गए? अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में सामान्यतः कितने मौसम होते हैं? तो भारत में जो मुख्यतः है ना, मौसम विभाग, भारतीय मौसम विभाग द्वारा इसे 4 भागों में बांटा गया है भारत के मौसमों को। पहला है शीत ऋतु, जिसे ठंडा ऋतु भी कहा जाता है और इसका टाइम होता है दिसंबर से फरवरी का महीना। दिसंबर से फरवरी के महीने को शीत ऋतु कहा जाता है। दूसरा है हमारा ग्रीष्म ऋतु, जिसे गर्मी के महीने भी बोलते हैं आप, गर्मी का मौसम, और इसका समय होता है मार्च से मई। ठीक, मार्च से मई होता है। उसके बाद हमारा तीसरा आता है वर्षा ऋतु, और जिसे आप रेनी सीजन भी बोलते हैं, बारिश का मौसम, और इसका समय होता है जून से सितंबर। उसके बाद चौथा आता है हमारा शरद ऋतु। शरद ऋतु का समय होता है अक्टूबर से नवंबर। तो ये 4 प्रमुख ऋतुएं जो हैं भारतीय मौसम विभाग द्वारा बांटा गया है। अब हम बात करते हैं कि भारत में ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी के मौसम के दिनों में गर्म एवं शुष्क पवनें चलती हैं। ठीक, गर्म एवं शुष्क पवनें चलती हैं। इसे क्या कहा जाता है? तो गर्म एवं ठंडा पवनें जो चलती है ना, इसे लू कहा जाता है। हम लोग नहीं बोलते हैं कि घर से बाहर मत निकलिए, लू मार देगा। ठीक न, यही पवनों को लू कहा जाता है। यानी गर्मी के मौसम में जो हवा चलती है उसे लू कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो। जलवायु या क्लाइमेट किसे कहते हैं? तो देखिए, किसी स्थान पर मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। एकदम सिंपल, किसी स्थान पर मापी गई विभिन्न वर्षों में, मतलब 4-5 सालों में माप लिए, और जो मौसम का औसत एवरेज निकल रहा है उसे ही हम जलवायु कहेंगे। उस स्थान की जलवायु, कि उस स्थान की जलवायु ठंडी है, गर्म है या कैसी है। ठीक, देखिए लौटते मानसून में किन राज्यों में वर्षा होती है? तो जब मानसून लौटने लगता है आने के बाद, तब तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में काफ़ी मात्रा में वर्षा होती है। ठीक, इन 2 राज्यों को ध्यान में रखिएगा कि लौटते मानसून के समय तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में विशेष रूप से वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि देखिए, पौधा किसे कहते हैं? आपने पौधा का नाम सुना होगा, लेकिन आज तक ये नहीं सुना होगा कि पौधा किसे कहते हैं। जी हाँ, पौधा किसे कहते हैं? तो पौधा जिस पादप की लंबाई भूतल से यानी जमीन से 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर तक हो, उससे ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक, जिस पादप की लंबाई 1.5 मीटर तक हो जमीन से, तब उसे हम क्या कहेंगे? पौधा। जैसे टमाटर का पौधा हो गया, ठीक, बैगन का पौधा हो गया, आलू का पौधा हो गया, गाजर का, इन सभी को क्या कहेंगे? पौधे कहेंगे। ठीक, उसके बाद झाड़ी किसे कहेंगे? तो झाड़ी, झाड़ी किसे कहते हैं? तो जिसकी लंबाई जो है ना, कम से कम 1.5 मीटर, उससे अधिक, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मीटर। जिस पादप की मतलब जिसकी लंबाई, जिस वनस्पति की लंबाई कम से कम 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर हो कम से कम, और अधिकतम 5 मीटर हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे झाड़ी। जैसे झाड़ी का उदाहरण दे तो आप बोल सकते हैं कि सिंदूर है। उसके बाद जो मुख्य रूप से पुष्प आते हैं, जितने भी फ्लावर्स आते हैं, जैसे गुलाब का फूल हो गया, ये सभी झाड़ी के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तरुण वृक्ष। कि तरुण वृक्ष किसे कहते हैं? ठीक, तरुण वृक्ष किसे कहते हैं? तो तरुण वृक्ष उस वृक्ष को कहते हैं जिसकी लंबाई कम से कम 5 मीटर और अधिक से अधिक 20 मीटर, यानी कि 5 मीटर से 20 मीटर वाले, जिसकी लंबाई होती है कम से कम 5 मीटर हो लंबा और अधिक से अधिक 20 मीटर, इनके बीच अगर आता है कोई वनस्पति, तो उसे हम कहेंगे तरुण वृक्ष। इस वृक्ष में अधिकतर जो आते हैं आपके छोटे छोटे पेड़ आ जाते हैं, जैसे बबूल का पेड़ आपका आ जाता है। फिर उसके बाद छोटे छोटे जितने भी पेड़ हैं ये सभी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं।
अगला अगर हम बात कर लें तो हमारा आता है वितान वृक्ष। तो भारत में जितने भी वृक्ष पाए जाते हैं ना, मैक्सिमम वितान वृक्ष ही पाए जाते हैं, जिसकी लंबाई 20 से 40 मीटर के बीच होती है। उन पौधों वे वनस्पतियां जो आपकी भूतल से कम 20 मीटर और अधिक से अधिक 40 मीटर इनके बीच में अगर आता है तो इसे हम वितान वृक्ष कहेंगे। क्या वृक्ष कहेंगे? वितान वृक्ष। इसमें नीम का पौधा, आप जितने भी देखते हैं आम का पौधा, ठीक, फलदार वृक्ष जितने भी होते हैं वे लगभग सभी वितान वृक्ष में ही आ जाता है। खजूर का पौधा ये वितान वृक्ष के अंतर्गत आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम देख लेते हैं तो उद्गामी वृक्ष। उद्गामी वृक्ष किसे कहते हैं? तो उद्गामी वृक्ष उन वृक्षों को कहा जाता है जिनकी लंबाई 40 मीटर या उससे अधिक हो। 40 मीटर या उससे अधिक, यानी कि ये काफ़ी लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं। जिसे अगर हम इसमें बात करें तो मुख्य रूप से इसमें बरगद का वृक्ष आता है, महुए का वृक्ष आता है, उसके बाद आपका पीपल का वृक्ष आता है। जितने भी बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, इमली का वृक्ष आ जाता है, वे सभी उद्गामी वृक्ष हैं। और अब मैं पक्का बता रहा हूँ, आप ये सब जो है अपने दोस्तों को पूछिएगा कि बताओ यार कि पौधा किसे कहते हैं, झाड़ी किसे कहते हैं। मैं पक्का बता रहा हूँ, अगर जो नहीं मालूम है उन तक यह वीडियो पहुँचा दीजिएगा, क्योंकि ऐसे चीज़ आपको नहीं मालूम पड़ेंगे बिना आप नोट्स तैयार किए, ठीक ना। तो मैं आपको देखिए बना बनाया नोट्स दे रहा हूँ, मेहनत करने का तो उतना इतना मेहनत करना बनता ही यार। उद्गामी वृक्ष तक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भारत का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है, तो देखिए भारत में जो सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, वो भारत के राजस्थान राज्य में पड़ती है। राजस्थान का एक जिला है चूरू, क्या नाम है? चूरू। वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और वहाँ का अधिकतम तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। 50 डिग्री सेल्सियस, चूरू, राजस्थान का चूरू नामक स्थान पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारत का सर्वाधिक ठंडा वाला स्थान कौन सा है? तो देखिए द्रास एक जगह का नाम है। द्रास एक जगह का नाम है जो कि जम्मू कश्मीर के एरिया में पाया जाता है। यह कारगिल से 56 किलोमीटर दूर है। कारगिल से 56 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ का जो है ना, भारत का सर्वाधिक ठंडा वाला स्थान है। यहाँ का तापमान -45 डिग्री यानी कि -45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। -45 डिग्री सेल्सियस, समझ सकते हैं कितना ज़्यादा ठंड हो सकता है। और यहाँ पे हमारे सैनिक पहरा देते हैं। जी हाँ, इसी स्थानों पर द्रास, कारगिल, आपको नाम सुन के ना चौंक जाएंगे, बस मजाक नहीं बता रहा हूँ यार। अब देखिए भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम, जो कि मेघालय भी जिसे आप बोलते हैं, ठीक ना। तो मासिन राम मेघालय चेरापूंजी में है। मासिन राम और चेरापूंजी इन दो स्थानों पे, फिर से मैं बता दूं कि मासिन राम है और चेरापूंजी इसका एक जिला है, महाबलेश्वरम भी इसका एक जिला है। इन दोनों स्थानों पे भारत में सर्वाधिक वर्षे होते हैं। भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में सर्वाधिक वर्षे यहीं पे होते हैं, ठीक ना। भारत और विश्व दोनों का रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान, यानी कि किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? तो देखिए राजस्थान का ही राज जाएगा एब्सोल्युटली। और यहाँ पे जो है लेह, बीकानेर और जैसलमेर, ये 3 जिले प्रमुख रूप से आते हैं। लेह, बीकानेर और जैसलमेर, ये 3 जिलों पर जो है वर्षा लगभग ना के बराबर होती है। किसी किसी वर्ष तो एकदम वर्षा होता ही नहीं है। तो अगर आपका कोई फ्रेंड होगा जैसलमेर वगैरह से तो आप बताइएगा कि किस प्रकार वर्षा होती है, और राजस्थान के कोई होंगे तो बताइएगा कमेंट में। देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो वन से हमें कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती हैं? वन से हमें कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती हैं? तो पहला है ऑक्सीजन प्राप्त होता है, फर्नीचर प्राप्त होता है, ईंधन प्राप्त होता है, चारा प्राप्त होता है, आश्रय प्राप्त होता है, लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लें तो शहद प्राप्त होता है, और फल फूल प्राप्त होते हैं, गोंद प्राप्त होता है, कागज प्राप्त होता है, रबड़ प्राप्त होता है। उसके बाद वन्य जीव का निवास स्थान है, और इमारती लकड़ियाँ साथ ही हमारे वर्षा में सहायक होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वन के होने से ही है। अगर वन को उजाड़ दिया जाए तो आप सोच सकते हैं कि कितना हानियाँ होंगी। तो देखिए वन को उजाड़ता आम इंसान नहीं उजाड़ता है, वन को कौन उजाड़ता है? सरकार उजाड़ती है। कैसे? अब बोलिएगा सरकार कैसे भाई? तो सरकार तो इसको बढ़ावा दे रही है। नहीं, वास्तव में सरकार ही उजाड़ता है। और अगर आप डीपली अध्ययन करें तो देखिए कि जितने भी फैक्ट्रियां लगाई जाती है ना, वे सब सरकारी के ही माध्यम से लगाई जाती है। बिना सरकार के ऑर्डर से किसका पावर है जी कि कोई फैक्ट्री लगा दे जंगल को काट के, ठीक ना। तो ये सारा कुछ सारा जो है सरकार करती है। और
तो सरकार इसे खुद डिसीजन लेना चाहिए, आपके हाथ में यह नहीं है, ठीक ना। तो आप इसमें चिंता मत करें कि मैं वन को नहीं बचा पा रहा हूँ, आपके बचाने का काम नहीं है, सरकार को बचाने का काम है। प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? देखिए, हमारा उद्देश्य सिर्फ पढ़ना ही नहीं, तथ्यों को समझना भी होना चाहिए। पढ़ने का तो एक छोटा बच्चा भी पढ़ लेगा। तो प्राकृतिक वनस्पतियाँ किसे कहते हैं? तो वे वनस्पतियाँ जो स्वयं उगती हैं, वे वनस्पतियाँ जो स्वयं उगती हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पतियाँ कहा जाता है। उनके लिए कोई जल के स्रोत नहीं होता है, मतलब आप कोई आदमी विशेष रूप से उसे तैयार नहीं करता है, वे खुद तैयार हो जाती हैं। जंगल के जितने भी वनस्पतियाँ होती हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पतियाँ कहा जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में एक छोटा सा टिप्पणी है, शॉर्ट नोट्स। देखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 ईस्वी में, 1936 में। 1936 में जिम कॉर्बेट की स्थापना हुई। और यहाँ पे विशेष रूप से बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर भी आप बोल सकते हैं इंग्लिश में, बंगाल टाइगर को रखा जाता है, ठीक। और यह राष्ट्रीय उद्यान भारत का उत्तराखंड राज्य जो है, भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड राज्य के अगर आप जाना चाहें, घूमना चाहें, तो मैं बता दूं कि नैनीताल जिला में आपको पड़ जाएगा, नैनीताल नामक स्थान पे। और जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसका पुराना नाम था हैनी नेशनल पार्क। पुराना नाम क्या था? हैनी, हैनी नेशनल पार्क। बाद में नाम पड़ा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उसके बाद अगर हम बात करें तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है। और कान्हा नेशनल पार्क काफ़ी फेमस है, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के पशुओं को रखा जाता है। इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में की गई थी। बस छोटी छोटी जानकारी मैं आपको पार्क के बारे में दे रहा हूँ, फेमस। उसके बाद आता है बेतला नेशनल पार्क। तो यह झारखंड के जिला में है, बेतला नेशनल पार्क। इसकी स्थापना 1974 ईस्वी में की गई थी। और यहाँ पे भी सभी प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लेते तो हमारा आता है कि ओडिशा में स्थित केंद्रपाड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, मगरमच्छ का यहाँ पे पालन किया जाता है। केंद्रपाड़ा में, ओडिशा जो है, मगरमच्छ का पालन किया जाता है, इसलिए यह फेमस है। केंद्रपाड़ा, फिर से याद रखिएगा, ओडिशा, मगरमच्छ पालन। उसके बाद उभयचर प्राणी किसे कहते हैं? बस यही हमारा लास्ट है, उभयचर प्राणी किसे कहते हैं? तो उभयचर प्राणी हम शॉर्ट रूप से बोलें, अगर सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में, तो उभयचर प्राणी उसे कहते हैं जो जल और भूमि दोनों पे रह सकता है। जल में भी रह सकता है, भूमि में भी रह सकता है, या दोनों स्थानों में रहने में सक्षम होता है। जैसे ये जो है ना, मत्स्य वर्ग यानी कि मछली वर्ग और सरीसृप जितने भी ये होते हैं, इन दोनों के, मछली वर्ग और मत्स्य वर्ग और सरीसृप, इन दोनों के बीच की कड़ी होती है उभयचर। इसे आप इंग्लिश में रेप्टाइल्स कहते हैं। इस पे अलग से मैं एक वीडियो बनाया हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं। इसमें अंतर्गत जो मुख्य रूप से आते हैं वे मेढक, जैसे मेढक जल में भी रह सकता है और यहाँ पे आपका ज़मीन में भी रह सकता है। कछुआ ज़मीन में भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। मगरमच्छ ज़मीन में भी रह सकता है और आपका भूमि में भी रह सकता है। तो इन्हें कहा जाता है मुख्य रूप से रेप्टाइल्स यानी कि उभयचर प्राणी। तो बस ये छोटी सी चैप्टर थी, यहीं पे ख़त्म हो गई। आप चाहे जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, चाहे आप क्लास 6 में हो या फिर किसी भी स्टेट सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपकी समग्र दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हमारे नोट्स तैयार किए जाते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, पढ़िए, आगे बढ़िए और देश को भी आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। धन्यवाद।